गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं श्रवण कुमार तेजा और हमने पिछली क्लास में सेक्शन 8 पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सेक्शन 8। और हम काफ़ी टाइम के बाद मतलब 10-15 दिनों के बाद हम आज क्लास बना रहे हैं। क्लास लेट होने का कारण ये है कि हम सियासर-पेक्टन रूल को इतना आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आज तक नहीं हुआ, और हमें उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि कोशिश अक्सर कामयाब हो जाती है। और आप इसको सब्सक्राइब करते रहना चैनल को। जैसे ही आप वीडियो देख रहे हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, चूँकि छोटा चैनल है, ये ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो हमने पढ़ा था सेक्शन 8 पिछली क्लास में, और सेक्शन 8 के तहत जो भी आपको पनिशमेंट दिए जाते हैं उनका रिवीजन और अपील कैसे की जाती है उसका प्रोसीजर पढ़ेंगे आप हम सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 में हम अपील कैसे कर सकते हैं और उसका रिवीजन कैसे कर सकते हैं, जो चार्जशीट आपको सेक्शन 8 के तहत दी गई है, चाहे वो सेंसर है, चाहे डिले इन प्रमोशन है, या फिर अन्य कोई पनिशमेंट है। ये क्या कह रहा है कि एनी एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स एग्रीविड बाय द ऑर्डर मेड अंडर द सेक्शन 8 के तहत जो भी आपको चार्जशीट दी गई है उसकी आप 30 दिन के अंतर्गत विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट विच द ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड, जिस तारीख से कि आप 30 दिन के अंदर उसकी अपील कर सकते हैं। ये 30 दिन कैसे काउंट होता है? मान लो आपको 1 जनवरी को आपको फाइनल ऑर्डर की कॉपी मिलती है और आप उसको रिसीव्ड कर लेते हैं। ठीक है, 1 जनवरी को आपने कॉपी रिसीव करी, आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। आप इसकी अपील कब तक कर सकते हैं? 30 जनवरी तक। कब तक? 30 जनवरी तक। ये क्या कह रहा है? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड। अब चाहे आपकी ऑर्डर जो कॉपी थी, जो फाइनल चार्जशीट की जो फाइनल उस पर साइन हुए, वो भले ही 15 दिसंबर को हो गए, और 15 दिसंबर या तो आप छुट्टी में हैं 15 दिसंबर से, या फिर आप टीडी कोई टेम्परेरी ड्यूटी में है, तो आपका टाइम जो 30 दिन का स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? जिस दिन आपको डिपार्टमेंट विभाग जिस दिन आपसे कम्युनिकेट करेगा और आप उसकी फाइनल ऑर्डर की कॉपी आप रिसीव करोगे, उसमें साइन करके अपना रिसीव कॉपी मिलती है ना एक, उसमें अपनी साइन और डेट डाल के। ठीक है। प्रीफर एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर सच अथॉरिटी एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, और इसकी अपील की जा सकती है किसको किसको करोगे आप? एक असिस्टेंट कमांडेंट से सुपरवाइजरी ऑफिसर की रैंक स्टार्ट हो जाती है। अब जो भी आपको पनिशमेंट देता है, जो भी चार्जशीट आपको देता है, और जिस भी अथॉरिटी के उस पर फाइनल साइन है, उससे जस्ट नेक्स्ट अथॉरिटी को आप अपील कर सकते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट ने दी तो आप डिप्टी कमांडेंट को कर सकते हैं, कमांडेंट को कर सकते हैं, फिर सीनियर कमांडेंट, डीआईजी, आईजी, फिर ये अप टू डीजी तक आप कर सकते हैं। ये प्रोसीजर चलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? ये नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है ये, द डिसीजन ऑफ द सेड अथॉरिटी देयर बी शैल बी फाइनल। आप जिस अथॉरिटी को अपील करेंगे वो फिर फाइनल रहेगा। उससे अगली पे करते हैं तो फिर उसका फाइनल रहेगा, उससे अगली पे करते हैं तो फिर उसकी ऑर्डर फाइनल रहेगा, जो भी करता है। Provided that the prescribed authority may be entertain appeal after the expiry date period of 30 days। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि यदि आप विद इन 13 डेज के बीच में आप अपील नहीं कर पाते किसी वजह से, तो जो सुपरवाइजरी ऑफिसर है, जो अथॉरिटी है, नेक्स्ट अथॉरिटी है, वो बुला सकता है, आपको कह सकता है कि भैया आप अपील कर लो। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। उसको क्या पड़ी है? एनरोल्ड मेंबर फोर्स को किसी को पनिशमेंट दे दिया, उसको क्या पड़ी है ना? तो इट सेटिस्फाइड दैट, लेकिन उसके साथ वो आपको एंटरटेन तो कर सकता है आफ्टर 30 डेज भी, लेकिन उसके साथ आपको सॉलिड रीजन देना पड़ेगा कि भैया आप टेम्परेरी ड्यूटी में थे, आपके घर की घरेलू कोई समस्या थी, या फिर कहीं आप जम्मू ऐसी जगह थे जहाँ से आप ऑफिस से कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। ठीक है। और अपीलेंट वॉज द प्रिवेंटेड बाय द सफिशिएंट काउज फ्रॉम द फिलिंग द अपील। वो तभी करेगा जब आपके पास सफिशिएंट रीजन हो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? द डिस्पोजिंग एन अपील ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी शैल फॉलो सच प्रोसीजर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ये प्रेस्क्राइब्ड जो बार बार आ रहा है, ये क्या है?
ये आपको मिलेगा मैनुअल। मैनुअल कौन बनाता है? या तो डीजी साहब बनाते हैं या उनके बिहाफ पे कोई और टीम या टीम बना सकती है या फिर कोई अधिकारी बना सकता है। तो ये जो भी मैनुअल में है, मैनुअल पढ़ाना अलाउड नहीं है। प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो जैसा भी मैनुअल में ये डिसाइड किया गया होगा। Any enrolled member of the force aggrieved by an order pass in appeal under the subsection 1 may within a period of the 6 month। ये जो भी आप सेक्शन 9 के सबसेक्शन 1 में जो भी आप अपील कर रहे हैं उसका या उस सेक्शन 8 के तहत जो भी आपको पनिशमेंट दिया गया है, ये क्या कह रहा है कि 6 मंथ के अंदर 6 मंथ के अंदर आप उसकी जो भी आपको चार्जशीट दी है उस पर आप दोबारा रिवीजन करा सकते हैं। रिवीजन का क्या मतलब है कि भैया आप हायर अथॉरिटी को अपील कर सकते हैं रिवीजन के लिए। रिवीजन क्या कि आप इसको दोबारा इंक्वायरी कीजिए, जो भी मेरे को पनिशमेंट दिया गया मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ या मेरे साथ किसी तरीके का भेदभाव किया गया किसी भी आधार पे हो सकता है वो, या फिर राजनीति के आप शिकार हो सकते हैं। राजनीति क्या है कि ये सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट में नहीं, ये सब जगह होती है, प्राइवेट सेक्टर में भी होती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी होती है, ये इवन घर में भी होती है। एक माँ कभी बड़े बेटे के साथ हो जाती है, कभी छोटे बेटे के साथ हो जाती है। तो ये पार्ट ऑफ राजनीति हो सकता है, तो उसमें आप अपील कर सकते हैं कि सर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ जो इंक्वायरी की गई है, मेरे जो भी तथ्य थे उनको तोड़ मरोड़ के हायर अथॉरिटी को प्रस्तुत किए गए और उन्होंने मेरे को पनिशमेंट दे दिया। ठीक है, तो ये आप 6 मंथ के अंदर अंदर आप जिस दिन आप कॉपी रिसीव करते हैं उस दिन से आपको आपके 6 मंथ भी स्टार्ट हो जाते हैं और 6 मंथ के अंदर अंदर आप उसको अपील कर सकते हैं दोबारा इंक्वायरी के लिए। उसी को रिवीजन बोलते हैं। डिस्पोजिंग ऑफ द रिवीजन पिटिशन द सेड अथॉरिटी शैल फॉलो द प्रोसीजर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो मैंने जैसे बताया कि ये सब क्या प्रोसीजर रहेगा उसका वो मैनुअल में मिलता है कि भैया जो भी इसका निपटारा करेंगे, डिस्पोजिंग करेंगे, इसको आपकी अपील का डिस्पोजिंग करेंगे तो उसको वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा एज अ प्रेस्क्राइब्ड, जैसा कि बताया गया है। नेक्स्ट क्या है? टू बी। अच्छा, ये जो इस तरीके से लिखे रहते हैं अभी आगे भी आपको मिलेगा, जैसे ये 2A, ये क्या एड्रेस करते हैं कि भैया यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ, तो आप इसको समझना आसान ही है। द अथॉरिटी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब सेक्शन एंड रिविजन पिटिशन प्रेफर्ड बाय एन एग्रीवेड एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स। ये क्या कह रहा है कि भैया जो भी अथॉरिटी है वो क्या कर सकती है, उसको खुद भी उसको बुला सकती है। जैसे मैंने पहले भी बताया, सो मोटा एक ये लैटिन शब्द है, इसका मतलब सुए। वो खुद भी कह सकते हैं कि भैया तुम अपील करो, बट ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है जब तक आप उनको किसी तरीके से मैसेज ना जाए उनको। भाई उसको क्या पता, मान लो डीआईजी है, आपको सीनियर कमांडेंट ने आपको पनिशमेंट दे दिया, अब डीआईजी के पास है 400 मतलब 400 नहीं तो 10 यूनिट है कम से कम एटलीस्ट। अब 10 यूनिट में अगर 200 बंदे भी तो 2000 आदमी है। अब वो किस किस का नाम याद रखेगा, किसको पनिशमेंट है किसको नहीं है। हाँ, जब वो अगर वो फाइनल अथॉरिटी है, वो कभी साइन करने लगे कि ये कोई पनिशमेंट आया, तो वो आपको कॉल कर सकता है दोबारा, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो कम होता नहीं है। आप उससे पर्सनल इंटरव्यू करो तो शायद हाँ ठीक है भैया आप अपील करो, देन वो कर सकता है। द प्रोसीजर ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर द सेक्शन 8 और सब सेक्शन और ये एंड सच अथॉरिटी में भी आफ्टर मेकिंग इंक्वायरी प्रेस्क्राइब्ड मैनर एंड सब्जेक्ट टू बी द प्रोविजन ऑफ द एक्ट पास सच ऑर्डर द देयरफॉर थिंक फिट। और वो जैसा उचित समझे वो वैसा कर सकता है ना, और उसको प्रोसीजर तो फिर भी फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं करेगा कि हाँ मैं आईजी हूँ ले आओ। जो भी एक प्रोसीजर दिया गया है उसमें उसको वो फॉलो करना पड़ेगा। किसको? जो भी अथॉरिटी है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉल फॉर द एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम आता है तो इसका मतलब उसको तो सारी ही पावर होती है, वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये देखते हैं कि भाई केस किस तरीके का, उसमें कोई सुसाइड केस है या फिर कोई मर्डर केस है, या किस तरीके से उसको सस्पेंड डिसमिस किया गया या उसमें जाने चली गई, मतलब उसका
ग्रेविटी ज़्यादा होनी चाहिए उस केस की, तो उसमें क्या कर सकती है गवर्नमेंट, उस इंक्वायरी को बुला सकती है। वो तो कुछ भी कर सकती है, तो बुला नहीं सकती, वो तो रिकॉर्ड भी चेक कर सकती है, पनिशमेंट माफ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, एनीथिंग एल्स। तो आप ये ध्यान रखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको बुला सकती है। मैड अंडर द सब्जेक्ट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मे बी सच ऑर्डर देयर फॉर एंड थिक फिट। वही आ रहा है कि जैसे ऊपर लिखा हुआ अभी भी यही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा उचित समझे वो वैसा कर सकती है। प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर इज इम्पोजिंग एंड एनहांस द पेनल्टी अंडर द सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 शैल बी मेड अनलेस द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। यदि जो 2 या 3 के तहत आप जो भी अपील कर रहे हैं और यदि जरूरत पड़ी अगर आपका पनिशमेंट एनहांस कर रहे हैं, अच्छा उसको ये भी पावर होती है जो जिस अथॉरिटी को आप अपील कर रहे हैं उसके पास दोनों अथॉरिटी होती है, वो कम भी कर सकता है, आपका पनिशमेंट बढ़ा भी सकता है। वही यहाँ पे आ रहा है कि अगर आपका पनिशमेंट बढ़ाया जाता है तो उसको वो डायरेक्ट नहीं बढ़ाएगा, आपको प्रॉपर मौका दिया जाएगा कि भैया इस तरीके से आपका मैं इस नियम के तहत आपका पनिशमेंट बढ़ा रहा हूँ और मुझे आपके सबूतों या उसमें जो भी कमी पाई गई है इसके तहत मैं आपको पनिशमेंट बढ़ा रहा हूँ, तो उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ऐसे ही नहीं कि वो डायरेक्ट उधर से बढ़ा के भेज देगा कि मैंने अपील किया कि सर मेरी ये 37 है या 36 है, मेरा 2 इंक्रीमेंट डाउन कर दिया, आप इनमें से कम कर दीजिए। अब ऐसा नहीं कि आपने भेजा और वो उधर से 4 ही इंक्रीमेंट कम करके भेज रहा है, तो वैसा नहीं होगा। आपसे पूछा जाएगा, आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, अगर वो सेटिस्फाइड होता है तो उसको कम भी कर सकता है, वो ज़्यादा भी कर सकता है। Provided that no order imposing the enhance the penalty under the subsection 2 subsection 3 shall be made unless the reasonable opportunity, जब तक उसे एक reasonable अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, उसे अपने सबूत और अपने जो भी उसको बात कहनी है उसको कहने का पूरा मौका दिया जाएगा, प्रस्तुत करने का। हेड हैज बीन गिवन द पर्सन इफेक्टेड बाय द सच ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये सेक्शन 9 था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।